What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Schedule Our Family. आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। इसी तरीके से दो तरीके के इंसान होते हैं। एक तो वो जो थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में ये लगता है कि बस बहुत पढ़ लिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई जॉब मिल गई या कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में पढ़ना छोड़ देते हैं। दूसरे वो आदमी होते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को हमेशा सीखते रहना है, कुछ ना कुछ आप लोगों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यही एक असली तरीके से पढ़े लिखे इंसान की क्वालिटी होती है। यानी कि पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ते रहना, ये यहां पर बोला गया है। यानी कि कहने का मतलब ये, कुछ भी अगर आप लोग किसी भी मोमेंट पर लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोगों को सीखने से बचना नहीं चाहिए, अट बढ़कर आगे निकलकर आप लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आप लोग को जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आगे ले जाके रख देगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक टारगेट रखते हैं पढ़ने का कि हाँ बस अब तक पढ़ना है, इसके बाद में कभी पढ़ना ही नहीं है, जबकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आप लोग पढ़ सकते हैं और इसी के साथ में हर एज में आप लोगों को लाइफ में पढ़ते हुए रहना है। नॉर्मली आप लोग किसी भी लीडर को उठा लीजिए, बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम या किसी भी मार्क जुकरबर्ग, अगर आप लोग देखेंगे ना, इनके हर साल के टारगेट होते हैं कि कितनी किताबें इनको इस साल में पढ़नी है। तो उसी तरीके से आप भी अपने टारगेट्स बना सकते हैं और पढ़ते रहना चाहिए। और जितनी किताबों से आप लोग सीख सकते हैं, वही बोलते हैं ना कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो किताबों से फ्रेंडशिप कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, इक्वेटोरियल गुनिया। तो देखते हैं क्या क्या आज आप लोगों को डिस्कस करना है। और हाँ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा बस खत्म होने वाला है, आगे आप लोगों का दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट होगा। अब आप लोग रिवाइज भी इसको कर लीजिए जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। आइए देखते हैं पहले जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात की गई थी कि सबसे पहले बात की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारे यहाँ पर रिसर्च जो पब्लिश की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तीसरे नंबर की सबसे बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च हमारे यहाँ पर होती है। हालांकि अगर कंपेयर करें यहाँ पर लीडर चाइना से, तो इससे काफी पीछे हैं हम लोग आज की डेट में भी। सेकंड बात यहाँ पर बोली गई है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा कि 33% रिजर्वेशन लाने की बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेंटर पर आए या ना आए, क्योंकि 2008 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और अब तक यहाँ पर सेंटर पर नहीं लाया गया है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर किस तरीके से चीजों को लेकर चला जाएगा। कॉमन कॉज एनजीओ है जिसके द्वारा यहां पर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में जो लोकपाल जो अपॉइंट करने के डिले चल रहा है, तो इसके द्वारा यहां पर पीआईएल दायर की गई थी। तो इस एनजीओ का नाम याद रखिएगा, जिसकी वजह से काफी न्यूज में है आज की डेट में। और पॉलिटिकल विल बोला जा रहा है, यहां पर इच्छा नहीं है पॉलिटिशियन की कि वो यहां पर इस तरीके से लेकर चले कि यहां पर लोकपाल पिक्चर में आ सके। आगे बात की जा रही है यहाँ पर सर्च कमेटी की। तो इसमें जो हाफ कंपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस और इसके अलावा माइनॉरिटी और एससी एसटीज। तो बात ये की जा रही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो भी मेंबर आएंगे सर्च कमेटी के अंदर में, उसमें से हाफ मेंबर आप लोग यहाँ पर ये कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। तो ये पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों को एक तरीके से रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है मल्लिका अर्जुन खड़गे, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं माना जा रहा था, इसको स्पेशल इनवाइट यहाँ पर माना जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर ये जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें यहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बाकी बात की गई थी यहाँ पर एएन रे के बारे में। तो ये वो थे जज जिन्होंने यहाँ पर सुपरसीड किया था कई जज को, और 1973 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था उस टाइम पर ये। ओके, बाकी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर रोजीज इन दिसंबर। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट जिनका नाम था MC चागला, तो इनका नाम याद रखेगा, ये भी हम लोगों ने आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसके अलावा आप लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ, और बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। राफेल डील के बारे में फिर से यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया। अभी हिंदू के द्वारा जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2-4 पॉइंट है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है सिविल सर्विसेज के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए 2010 के जो टॉपर हैं साफ फैजल शाह, इनके द्वारा यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया है। तो जैसे इनके द्वारा यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया गया तो बहुत सारी यहाँ पर बातें निकल कर रही, क्या सिविल सर्विसेज प्रॉपर वे में काम कर रही है, क्या आज की डेट में हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से सिविल सर्वेंट हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम पर, जिस तरीके से उनके हाथ में पावर हुआ करती थी, क्या आज की डेट में भी वो पावर यहाँ पर है? क्योंकि अगर कोई कुछ करना चाहता है रियली सोसाइटी के लिए तो वो कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे जो IAS ऑफिसर है जो आज की डेट में यहाँ पर ये अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। जैसे साफ फैजल देखिए 2010 के ये टॉपर थे, इनके फर्स्ट रैंक थी इनकी, और उसके बाद में जब से लेकर अब इन्होंने आकर रेजिग्नेशन दिया है, लगभग 8 साल तक
तक इन्होंने अपनी जॉब की है। और जो रीजन बोला है यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से आज के डेट में जो जहां पर पोस्ट पर होते हुए जो नॉर्मली इंसान कहता है सोसाइटी के लिए ये करूंगा वो करूंगा, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, उस तरीके से काम नहीं करने दिए जाते हैं जिस तरीके से वो करना चाहता है। यानी कि कहने का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज की डेट में उस तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से नॉर्मली अगर अंग्रेजों के टाइम पर जो एक सिविल सर्विस हुआ करती थी वहां पर जो काम किया जाता था, आज की डेट में कहीं ना कहीं इसको बांध कर रखने की कोशिश की जाती है पॉलिटिशियन के द्वारा, और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके बीच में। अब इनके द्वारा ये बोला गया है कि ये क्या करेंगे, ये कश्मीर में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो वो आगे देखने वाली बात होगी। पर लेकिन सीधा मुद्दा इनके द्वारा यहां पर ये निकाला गया कि जिस तरीके से ये सिस्टम में थे तो सिस्टम के अंदर रहकर ये बहुत कुछ करना चाहते थे पर लेकिन कर नहीं पा रहे थे उस सिस्टम के अंदर होते हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि जो पावर है सिविल सर्विसेज की जो हुआ करती थी सोसाइटी में चेंज करने की, आज की डेट में कहीं ना कहीं वो घटती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से आज के डेट में सिविल सर्विसेज को एक ल्यूक्रेटिव जॉब तरीके से देखा जाता है। बस वहां पर एक तरीके से सोसाइटी में चेंज करने का जो मुद्दा हुआ करता था, बहुत कम ऑफिसर ऐसे देखने को मिलेंगे जो चेंज के एक तरीके से उसके साथ में लड़ पाते हैं, और वो भी ढंग से चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस तरीके का फ्रेमवर्क आज के डेट में होता जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो देखिए जब भी सिविल सर्विसेज की बात आती है तो इसको एक बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। देखिए आज की डेट में अगर सिविल सर्विसेज की आप लोग बात करें और पहले कंपेयर में, पहले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से एक बहुत ही एक आलीशान जॉब की तरीके से देखा जाता था, पर लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं आज की डेट में उस तरीके की यहां पर रॉयल्टी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कई सारी कंडीशन निकल के आती है। आज के डेट में पहले जनता इतनी जागरूक नहीं थी, आज के डेट में जनता जागरूक है, अपने राइट जानती है, कई सारी चीजें उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। अगर कोई भी करप्शन होता है आज के डेट में उसमें भी काफी ध्यान रखा जाता है। सोशल मीडिया साइट है, अभी चंद्रकला के बारे में ले लीजिए, एक तरीके से हीरोइन उनको बना रखा था फेसबुक पे, लेकिन आज के डेट में इतनी सारी गालियां भी पड़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये जरा सी देर में हीरो बन जाता है इंसान और जरा सी देर में जमीन पर डाल देती है, ऐसी आज के डेट में सोसाइटी हो चुकी है। यानी कि जानते हैं सबके पास में इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, सब चीजों को आराम से सब चीजों आराम से देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली कहां पर चल रहा है, पर लेकिन क्या पॉलिटिकल मुद्दा यहां पर रहता है वो बहुत बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। तो घुमा फिरा के बात यहां पर ये बोली जा रही है कि देखिए ये एक तरीके से विश करते हैं कि जो ये चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी में वो चेंज कर सकें। अगर पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें तो अच्छी बात होगी, पर हाँ सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में? आज की डेट में किस तरीके से सिविल सर्विसेज को आप लोग देखते हैं? अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में एंट्री करेंगे तो आप लोग उसको किस तरीके से देखकर चल रहे हैं? आप भी अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ आज काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये कार्टून आया हुआ है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए महागठबंधन बना है, महागठबंधन कांग्रेस और बीजेपी से दूर होकर अलग ही पार्टीज ने सबने महागठबंधन यहाँ पर बनाया, जैसे तेलंगाना वगैरह हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी, इसके अलावा साउथ के कुछ पार्टी, इसके अलावा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, तो ये सब मिलकर यहाँ पर एक गठबंधन के तौर पर आए हैं। और यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा भी देख सकते हैं जिनकी तस्वीर काफी जलाई जा रही है सोशल मीडिया पर भी आज के डेट में, क्योंकि बीजेपी के मेंबर हैं और आज के डेट में ये यहाँ पर महागठबंधन में खड़े हुए नजर आए। तो ये सारी बातें देखी जा रही है, पर लेकिन कोई भी यहाँ पर पीएम के बारे में बोलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि ये अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है कि पीएम कौन बनेगा यहाँ पर, उसके बारे में सब कुछ ना कुछ सब एक तरीके से गांधी जी के 3 बंदर की तरीके से बैठे हुए हैं, यानी कि इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले अभी मुद्दा जो है वो ये है कि कैसे यहाँ पर एक तरीके से जो बीजेपी का जो एक तरीके से दादागिरी चल रही है उसको कम करना है, घटाना, तो ये इनका मुद्दा है। अभी आगे चल के देखते हैं यहाँ पर महागठबंधन चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो एक तरीके से देखिए इतनी सारी आइडियोलॉजी जब आपस में आती है और वो भी एक ऐसे मुद्दे को किसी को हराने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग मुद्दा होता है। एक तो होता है कि देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है किसी को हराना है, एक होता है खुद जीतना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर खुद जीतने के मुद्दे से आएंगे कि हाँ हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खुद जीतना है, वो एक अच्छा मुद्दा होगा। अगर ये इस तरीके से आएंगे सामने की बीजेपी को हराना है तो एक गलत मुद्दा होगा, क्योंकि जिस दिन बीजेपी हार जाएगी उसी दिन इनके अंदर खुद से लड़ाई होने लगेगी फिर। तो अभी देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से ये आगे काम कर पाता है गठबंधन, तो ये काफी सोचने वाली बात होगी। अब बात करें यहाँ पर इस आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पर ये महागठबंधन और जिस तरीके से यहाँ पर कोई पीएम कैंडिडेट डिसाइड करने की बात नहीं की जा रही है, अपोजिशन पार्टी सब मिलकर एक साथ में इकट्ठा हुई है, तो यही सब बातें की जा रही है। बस यहाँ पर एक बात ये बोली जा रही है राइटर के द्वारा कि यहाँ पर ये हो कि हाँ एक अच्छा गठबंधन यहाँ पर निकल कर आए, अगर कल को गवर्नमेंट बनती है तो एक अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पर ये प्रस्तुत करें, तो इस तरीके से इनको आगे लेकर चीजों को चलना चाहिए। आर्टिकल काफी शानदार है, मनरेगा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करूंगा विद बैकग्राउंड, और आज का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों का इस आर्टिकल से ही निकलकर आने वाला है। यहां पर बात की जा रही है अभी नीति आयोग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था @75, जो यहां पर हमारी कंट्री के जो साल कंप्लीट होने वाले हैं उसमें बोला गया है कि हम एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कैसे न्यू इंडिया बना पाएंगे, तो देखने इसके ऊपर नजर डालेंगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल यहां पर आता है
हर मंडे को यहाँ पर जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आखिर क्या दशा है आज के डेट में महिला की सोसाइटी में, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल पर नजर डालेंगे किस तरीके से जो हम अपनी कंट्री की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, तो उसके ऊपर नजर डालेंगे कैसे हम लोग उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। बाकी सेकंड यहाँ पर आप लोगों के नीचे यहाँ जो आर्टिकल है यहाँ पर डेटा पॉइंट का हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्वेश्चन, आज की डेट में बहुत ज्यादा डेटा मैनिपुलेशन होता है, यानी कि क्या क्या एयर फेयर होती है यहाँ पर डेटा के अंदर, यानी कि जितनी जॉब देनी चाहिए मनरेगा एक्ट के अंदर उतनी जॉब नहीं मिल रही यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर डेटा में हेराफेरी की जाती है, यानी कि दिखाया कुछ जाता है और एक्चुअल में ग्राउंड पर कुछ होता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक्स आप लोग जान लीजिए यहाँ पर आखिर क्या क्या है। देखिए बात करें अगर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये एक्ट आया था और इस एक्ट के बेस पर 2006 में इसको लॉन्च किया गया था स्कीम को, यानी कि एक्ट था 2005 में, 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। पहले इसको नरेगा बोला जाता था, फिर आगे चल के इसको मनरेगा बोलने लगे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है पहले इसको जो बोला जाता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, फिर इसके आगे महात्मा गांधी जी भी लगा दिया, उसके बाद में फिर ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गई। तो ये शब्द आज के दिन में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिक पर्पज क्या होता है? बेसिक पर्पज होता है कि यहाँ पर जो जनता है उसको काम मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग फंडामेंटल बोलते हैं और बोलते हैं ये हमारे राइट है, इसी तरीके से यहाँ पर बोला जाता है राइट टू वर्क भी हमारा राइट है। और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम आप लोग यहाँ पर इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जनता को ये काम प्रोवाइड कराने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराया जाता है 365 डे में यहाँ पर फैमिली के किसी एक मेंबर को, खासकर उन मेंबर्स को जो कि अनस्किल्ड है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ये जॉब प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। जो एक्ट था हालांकि ये प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, हालांकि आगे चल के यहाँ पर जो इंप्लीमेंट किया गया काफी लेट हो गया यहाँ पर जब इंप्लीमेंट किया गया ये, तो देख सकते हैं कांग्रेस के द्वारा मेनली इंप्लीमेंट किया गया। अगर बात करें इंप्लीमेंट करने की तो ये ग्राम पंचायत नॉर्मली इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर गांव वाले एरिया में किसी को जॉब चाहिए तो वो जाकर वहां पर रजिस्टर कराता है और 15 दिन के अंदर अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो फिर उसको वहां पर जॉब नहीं मिलने के कारण फिर उसको वहां पर ओनली सैलरी देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसने तो रजिस्टर करा दिया। अब ये गलती यहां पर उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो जॉब प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क का मतलब ही यही है यहाँ पर कि किस तरीके से जॉब प्रोवाइड कराए, या तो काम दो या फिर काम नहीं दे रहे तो पैसा दो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप लोग देखें यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आते हैं हमारे संविधान में और आर्टिकल 41 में देखने को मिलते हैं। कंप्लीट जब आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी यहाँ पर तो उस टाइम पर डिस्कस डिटेल में ये किए गए थे सारे, तो ये यहाँ पर जो निकल कर आता है राइट टू वर्क, तो डीपीएसपी से निकल कर आता है। और यहां पर यह बोला जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप लोग अगर वर्ड भी पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि ये प्रिंसिपल है डायरेक्ट करने वाले स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि यहां पर जो जनता है उसके फायदे में सोच सकें। तो इसीलिए यहां से ये निकाल कर लाया गया है कि जनता को यहां पर जॉब प्रोवाइड करानी है, ये आपकी ड्यूटी है। आगे बढ़े तो यहां पर आर्टिकल 21 आता है, उसमें बोला जाता है राइट टू लाइफ और विद डिग्निटी। तो ये तभी हो पाएगा जब एक एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तभी हो पाएगा जब आदमी आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो ये फंडामेंटल राइट का भी हनन करता है अगर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है तो ये प्रॉपर यहां पर इसका बेसिक है। अभी बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है जो भी यहां पर एक्चुअल में जो देखने को मिल रहा है और जो उसकी जगह जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो दोनों में यहां पर डिफरेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, डेटा को चेंज किया जा रहा है, होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर जो नाम लिया गया है यहां पर ये एक चेंज नाम है, यहां पर एक्चुअल में कोई और महिला है तो उन महिला के साथ में देखने को मिला, तो यहां पर चुन्नी देवी लिखा गया इनका नाम। तो ये हुआ, ये चुन्नी देवी जो है यहां पर इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लगभग 3 बच्चे हैं इनके और इसकी वजह से यहां पर ये काम कर रही है मनरेगा के अंदर, पर लेकिन यहां पर इनको जो सैलरी है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से, काम तो करते हैं पर लेकिन उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही है, ये भी बहुत बड़ा रीजन यहां पर देखने को मिलता है। आखिर इसका रीजन क्या है? देखिए एक तो जो भी मैक्सिमम जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है ग्राउंड लेवल पर, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अगर उनके साथ में कुछ गड़बड़ भी की जाती है तो कोई आवाज उठाने वाला नॉर्मली वहां देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो काम दिया जाता है उसमें भी यहाँ पर डिग्निटी उनकी नहीं देखने को मिलती है, उसके अलावा पेमेंट ढंग से नहीं दिया जाता है, तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भुखमरी यहाँ पर आती है और सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पर कुछ टाइम में 74% जो 74 लगभग जो डेथ हुई है लगभग 2 सालों में, उसमें से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लास्ट 2 ईयर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर झारखंड से निकल कर आ रहे हैं। झारखंड नॉर्मली ये माना जाता है काफी शानदार तरीके से स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट की गई है, ये वही एरिया जहां पर यह माना जाता है कि एक मॉडल
तरीके से लेकर चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऐसी कंडीशन हो रही है तो दूसरे एरिया में आप लोग समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर देखें यहाँ पर, अगर बात करें नरेगा की, तो ये बोला गया था कि प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को, इसके अलावा इंपावर करेगा जो गांव की महिलाएं, उनको रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है लोगों का जॉब के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो बंद हो जाएगा। जो सोशल इक्विटी है वहां पर ये लेकर आएगा, यानी कि सोसाइटी में लोगों को जॉब मिलेगी तो अपने ही एरिया में रहेंगे और अच्छी लाइफ वहां पर जी पाएंगे। मेनली ये कई सारी बातें यहां पर बोली गई थी, पर लेकिन ये लग रहा है कि ये सारी बातें बोली ही गई थी, आज तक इनको कोई इंप्लीमेंट करने वाला नहीं मिला है। क्योंकि जब बात की जाती है यहाँ पर प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में जो वर्क देने की बात की जाती है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने वर्क नहीं मिला तो आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि या तो काम दो या फिर जो काम मांगने आ रहे हैं उनको आप लोग पैसा दो। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह बोली गई थी कि देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है ये भी आप लोगों को, ये नहीं है कि ये देने के लिए आप लोग बस इसको टलाते रहेंगे, हाँ कि दे देंगे, ये भी आप लोगों को टाइमली देना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन ये निकल कर आ रही है, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो फंड है वो काफी कम पड़ गया और उसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर उनको भी प्रॉपर फंड नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो यहाँ पर जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है उनकी तो बात ही दूर रख दीजिए। तो ऐसी बात यहाँ पर एक रिसर्च के थ्रू जो इनके द्वारा की गई है ये बात निकलकर सामने आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर तो जो रजिस्टर है यहाँ पर नेशनल डिमांड के हिसाब से तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो उस तरीके से रिपोर्ट में आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। बाकी सेंटर जो है वो ट्राइड करने की कोशिश करता है कि यहां पर जो भी वॉयलेशन होता है उसको छुपाया जाए, यानी कि सामने निकल कर ना आए जो भी यहां पर अंडर वर्क चल रहा है, जो भी इस तरीके की हरकतें चल रही हैं। एनालाइज किया गया इनके द्वारा कई सारे लोगों को और उसके ऊपर डेटा यहां पर निकाल के लाई है। तो इस एनालिसिस के बेस पर यह बोला गया कि लगभग 5700 जो पंचायत हैं उसमें लगभग 20 स्टेट्स में इनके द्वारा यहां पर एक एनालिसिस लिया गया 2017-18 में। अगर देखेंगे तो यहां पर फंड एक प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे थे वो भी यहां पर प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। तो देखने को क्या मिल रहा है ये आप लोग देखते हैं। अगर बात करें यहां पर जो यहां पर 33% लोअर जो रजिस्टर है डिमांड उनको यहां पर जॉब मिल रही है और उसके अलावा यहां पर पेमेंट भी ढंग से उस लेवल पर नहीं हो रही है, यानी कि जितनी डिमांड यहां पर रहती है उतना आप लोग यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और इसी के साथ में अगर यहां पर पैसे की बात करें तो जितना आप लोग यहां में बोला था उसके हिसाब से फंड भी लगभग 8000 करोड़ होना चाहिए था, तो कोई भी यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की जा रही है दोनों में से। अगर आप लोग देखें यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। और जबकि अगर आप लोगों को देखने को मिले अभी यहां पर जनवरी में हम हैं और जनवरी की स्टार्टिंग में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि 99% जो फंड है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब यह है ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट आगे कैसे होगा जब यहां पर फंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अभी तो 1/4 आप लोग देखते हैं मेनली अगर यहां पर देखा जाए अभी साल बचा हुआ है, क्योंकि 31 मार्च तक यहां पर बात की गई थी जब ये रिपोर्ट निकल कर आई। लगभग 250 मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा भी था कि यहां पर फंड और ज्यादा दिया जाए और इसके लिए बात की गई थी, पर लेकिन जितना चाहिए था उतना यहां पर नहीं दिया गया। यहां पर फंड की जो बात की जा रही थी मेनली जो दिया गया उसके बाद भी यहां पर कंडीशन ये निकल के आ रही है कि 16 स्टेट अब भी यहां पर ये बोले कि नेगेटिव बैलेंस यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं 6084 करोड़ की बात यहां पर हो रही थी। और इसी के साथ में यहां पर कंडीशन ये देखने को मिलती है फंड की वजह से चुन्नी देवी जैसे कई केस यहां पर निकल के आते हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, उसकी वजह से उनके बच्चों की भी डेथ हो रही है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर बहुत बड़ी निकल कर आती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कम माने तो वो क्लेम कर रहे हैं कि 90% पेमेंट वो टाइम पर करते हैं, पर लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें ये 2016-17 की बात की जा रही है और इसी साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। यहाँ पर 21% ओनली यहाँ पर प्रॉपर टाइम पे पेमेंट यहाँ पर किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% बोल रही है वो ओनली 21% है। इसी के साथ में अगर देखने की बात की जाए पेमेंट की बात की जाती है विद इन 15 डेज, अगर दिया नहीं जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पर कंपनसेशन उसका देना पड़ेगा। ये भी वॉयलेशन हो रहा है, इसको भी यहाँ पर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि सारी बातें जो बोली गई है एक्ट के तहत उसमें से कोई भी इंप्लीमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। पीएल दायर की गई यहाँ पर स्वराज अभियान यहाँ पर जो है ये आम आदमी पार्टी के जो पहले मेंबर हुआ करते थे योगेंद्र यादव जी के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया था। ये काफी ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो इनके द्वारा पीआईएल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो केस निकल कर आया स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें यह बोला गया कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट और या फिर यूनियन टेरिटरी वो कहीं ना कहीं फॉल्टी हो सकती हैं, वो प्रॉपर इमेज को इंप्लीमेंट नहीं करे, पर लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकती, ऐसी गाइडलाइन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। हालांकि ये यहां पर उस टाइम पर एग्री भी हुए कि यहां पर जो भी कंपनसेशन है वो जल्दी से जल्दी पे किया जाएगा जजमेंट के बारे में। जो जजमेंट था वो 18 मई 2018 में आया था और आज के डेट में आप लोग कब खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं जनवरी में खड़े हैं, वो भी जनवरी भी जाने वाली है और यहाँ पर अब तक का उसको कंप्लीट नहीं किया गया है, जो कि इन्होंने बोला था हम जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे। यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी यहाँ पर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ढंग से देखा जाए तो, यानी कि कोर्ट को जो दिया गया वादा है उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर दफनाए जा रहे हैं इन सब रीजन की वजह से। और ये रियलिटी है, जो भुखमरी और जो यहाँ पर एग्रीरियन डिस्ट्रेस दिखता है उसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यू
की जो डेथ हो रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये स्कीम भी आप लोग देख सकते हैं जिसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्रॉपर वे में दीजिएगा, किस तरीके से डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है और किस तरीके से प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर यहां पर देखने को मिल रही है एग्जैक्टली, ये अब आप आंसर दे सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं मिसिंग वुमेन, आखिर मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि एग्जैक्टली जो सोसाइटी में महिलाएं हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर नहीं चल रहे हैं आज की डेट में अपनी मेन स्ट्रीम में, यानी कि हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं कि सोसाइटी में महिलाएं भी हैं। इस तरह की कंडीशन निकलकर यहां पर आती है। अगर आप लोग देखें कि जो यंग महिलाएं हैं आज के डेट में, ना तो प्रॉपर वे में एजुकेशन दी जाती है, ना इंप्लॉयमेंट दिया जाता है, और ना ही कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ये कंडीशन निकल के आती है अगर आप लोग यहाँ पर डेटा उठाकर देखते हैं तो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू अगर आप लोग देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल के हिसाब से चलें, और यहां पर जो इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट रखा गया है उसमें 64% लोग बोले गए हैं यहां पर नॉर्मली जो कि अनएम्प्लॉयड है। यहां पर ये कंडीशन निकल कर आ रही है 64% यहां पर लोग 1000 में से। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो एज ग्रुप है 15, ये यहां पर 15 से 59 तक है यहां पर। तो ये जो एज ग्रुप है इसमें यूथ भी है और ज्यादातर महिलाएं हैं जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली यहां पर कैटेगरी यहां पर निकल कर आ रही है। अगर बात हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई उसमें भी बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो यहां पर लेवल है वो काफी ज्यादा है, लगभग 3 गुना की यहां पर बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के हिसाब से अगर चलें तो टारगेट 8.6 में यहां पर मेंशन किया गया है कि 2022 तक यहां पर यह बोला गया है कि प्रोपोर्शन जो यूथ है उसको प्रॉपर वे में एजुकेशन देनी थी, पर लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो एजुकेशन है, इंप्लॉयमेंट है और ट्रेनिंग है वो प्रॉपर यहां पर नहीं हो पा रही है। अगर देखेंगे 27.5% यहां पर बोला गया इंडिया में, ये इस कैटेगरी में आती है जनता, पर लेकिन अगर यहां पर इस कैटेगरी को आप लोग वैसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 8% आप लोगों को मेल देखने को मिलेंगे और 49% यहां पर फीमेल देखने को मिलेगी। तो कंडीशन खराब, जो खस्ता हालत है वो कहां पर है, वो फीमेल की है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो 8 में बोला गया यहां पर कि डिसेंट वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी यहां पर एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ लगता है अगर लोगों को जो भी उसके साथ में मिलती रहे। पर लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये कागजी बातें हैं और कागज में ही रह जाती हैं। नैरेटिव जो निकल कर आते हैं यहां पर उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि फीमेल की जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आज के लिए मिसिंग है, जिनको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें कंप्लीट पॉपुलेशन अपनी सोसाइटी में तो लगभग नियरली 50% पॉपुलेशन फीमेल है, पर लेकिन हम लोग उनको काउंट ही नहीं करते हैं। हाउस वाइफ नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है, उनका जो वर्क है वो काउंट ही नहीं किया जाता है, यानी कि ना तो हम लोग उनको जीडीपी में काउंट करते हैं और ना ही हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में जिस तरीके से है उसको हम लोग काउंट करके चलते हैं अगर हाउस वाइफ रहती है। अगर हाउस वाइफ को आप लोग वैसे देखेंगे तो हाउस वाइफ नहीं हो तो हम लोग नॉर्मली अपना घर नहीं चला पाएंगे, पर लेकिन हम लोग उनको काउंट नहीं करते हैं। ये दुर्दशा आज के में, ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन आज की डेट में हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। बात करें अगर इनरोलमेंट की तो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है वो भी काफी कम देखने को मिलता है। बात कहां की जा रही है, यहां पर जो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि जो 8वीं से अगर ऊपर चलते हैं, 8वीं क्लास से ऊपर या फिर हायर एजुकेशन में आप लोग जाते हैं, यहां इनरोलमेंट भी ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि यहां पर स्टार्टिंग में इनरोलमेंट ठीक होता है। रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कई बार देखने को मिलते हैं, शादी जल्दी कर दी जाती है, बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो कई बार जो गरीबी है वो आड़े आ जाती है कि कोई नहीं, लड़का लड़की दो है बच्चे तो लड़की को छोड़ देते हैं, लड़के को पढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। वैसे तो प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े चला रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना, ये सेंट्रल के लेवल के प्रोग्राम है, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है, पर एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंट होते हैं ये चेक करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ढंग से इनके ऊपर ढंग से डिबेट होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर इनको स्टैब्लिश करने की बात की जाती है, इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है, तो जो यंगर महिलाएं हैं फिर भी यहाँ पर उनको प्रॉपर वे में उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरीके का जो एनालिसिस यहाँ पर निकल कर आ रहा है सामने। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आने वाला फ्यूचर जो है वो आज के जो बच्चे हैं उनके कंधों पर रखा जाना है, पर लेकिन बच्चों के कंधों पर तब ढंग से रखा जाएगा अगर उनके कंधे मजबूत करेंगे, यानी कि एक तरीके से अगर वो प्रॉपर ह्यूमन को हम लोग एजुकेशन देंगे तभी तो वो एक तरीके से अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे, तभी जाके आगे वो ह्यूमन कैपिटल बन पाएंगे। ह्यूमन कैपिटल का सीधा सीधा फंडा ये होता है कि इंसान को एजुकेशन दो और इंसान को हेल्थ दो, तभी जाकर उसको ढंग से इंप्लीमेंट करवा आप लोग पाएंगे। अगर ना हेल्थ रहेगी ना एजुकेशन रहेगी तो कहां से आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कागजी बातें अगर रह जाएंगी अगर आप लोग इसको ढंग से फॉलो करके नहीं चलेंगे तो यहां पर कंप्लीट बातें ये बोली गई हैं, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे आर्टिकल यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में जिक्र किया जा रहा है, अगर फ्यूचर की आप लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि एक नया फ्यूचर, नया इंडिया बनाने की बात की गई। नीति आयोग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट 2018 में प्रस्तुत किया गया नीति आयोग के द्वारा। प्रस्तुत करते हुए यहां पर यह बोला गया, काफी कुछ बातें निकल कर आई, जैसे कि बोला गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी शानदार तरीके से बढ़ानी है, यानी कि आज के में 2.7 या फिर नियरली 3 ट्रिलियन आप लोग बोल सकते हैं। तो
223 तक इसको 4 ट्रिलियन बनाने की बात की जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट रेट है यहाँ पर 29% ऑफ द जीडीपी से बढ़ाकर 36% होना है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के अलावा अगर बात करें यहाँ पर एक्सपोर्ट की, तो ये बोला जा रहा है 478 यानी कि 478 से इसको 800 गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट यहाँ पर होने वाला है आने वाले टाइम में। इसी के साथ में जो जीडीपी में टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि जो हमारे जीडीपी का जो होता है एक तरीके से ग्रोथ, उसमें टैक्स कितना है उसको 17% आज के में 22% ले जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, उसको भी कंट्रोल करने की बात की जा रही है 2 से 6 के बीच में, जो कि नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहता है 2 + -2 यानी कि 2 से 6 के बीच में इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और लेबर लॉज में भी यहां पर बोला जा रहा है जो ज्यादा लेबर लॉज है उनको घटा के कम किया जाएगा ताकि आराम से यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये तमाम बातें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है। यहां पर आज के दिन में जो लगभग 2000 है उसको 3000 करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। पर क्या एक्चुअल में ये ऐसा हो पाएगा जो ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया इसके हिसाब से? तो राइटर उसी के ऊपर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यानी कि जो देखा जा रहा है वो दिख रहा है, पर लेकिन वो एक्चुअल में होगा नहीं, ऐसा कुछ यहां पर बोला गया है राइटर के द्वारा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है 2022 में, ये जिस तरीके से भर रखा है चीजों से कि हाँ इसमें ये होना है वो होना है, उसमें अपोजिट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोग एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट की बात करते हैं और दूसरे साइड में इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर लेकिन आप लोग जिस तरीके से इन्वायरमेंट को बर्बाद करके इंप्लॉयमेंट जनरेट की बात करते हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि उनमें आपस में विरोध देखने को मिलेगा। या तो आप लोग प्रॉपर वे में इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे या फिर आप लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद करेंगे। दोनों को साथ में लेकर ना तो आज तक आप चले हैं और ना ही आगे चल पाएंगे। ये चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए दो तरीके होते हैं किसी किताब को पढ़ने के, एक तो होता है ऊपर से मोटा मोटा पढ़कर निकल जाए और एक होता है अंदर जाकर डीपली, वो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। तो एक वो कंडीशन होती है। तो यहां पर रीड बिटवीन द डॉक्यूमेंट बोला गया है, यानी कि अगर आप लोग इसको कर्सरी पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप लोग इसको ऊपर से तेज तेज पढ़ के निकल जाएंगे कि हाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा दिखेगा। यानी कि इंक्लूजन दिखेगा, सस्टेनेबिलिटी दिखेगी, पार्टिसिपेशन दिखेगा, जेंडर इक्वलिटी दिखेगी, सब कुछ यहां पर मेंशन आप लोगों को नजर आएगा जिस तरीके से यहां पर ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है। पर लेकिन जब इसको ढंग से पढ़ा जाएगा डॉक्यूमेंट को, तो आप लोगों को इसमें डेप्थ में जाकर देखने को मिलेगा कि क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर, क्या ये ढंग से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, क्या ये रियली यहां पर जो प्रॉब्लम है जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर पाएगा, तो वो यहां पर नहीं देखने को मिलता है। आखिर ऐसी क्यों बात बोली गई है राइटर के द्वारा, तो आप लोगों को अभी आगे जानने को मिलेगा। तो पहले ये बात देखिए जो कि यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है, काम अचीव करने वाले हैं। यहां पर न्यू इंडिया स्ट्रेटजी जो बनाकर चल रहे हैं अलग अलग एरिया में, क्या ये यहां पर क्राइसिस जो है आज के दिन में उसको दूर कर पाएगा? तो इनके द्वारा काफी सारे पॉजिटिव डायरेक्शन यहां पर दी जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की बात की जा रही है कहीं ना कहीं, तो जो मेजर फोकस होना चाहिए उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये पॉजिटिव्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, ये बात यहां पर बोली जा रही है। ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्लीन और ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट या फिर पीपल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, या ये यहां पर जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर वे में नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करना, ये तमाम बातें हैं। पर लेकिन अगर प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा तो बहुत सारी चीजें यहां पर इश्यू मिसिंग है। यहां पर लैंड डिग्रेडेशन की कोई बात नहीं कर रहा है, लैंड इरोजन की कोई बात नहीं कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रॉपर वे में बोला तो जा रहा है, पर लेकिन एग्जैक्ट यहां पर डॉक्यूमेंट है उसमें किस तरीके से इसको प्रस्तुत करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में ढंग से बात नहीं की जा रही है। वाटर कंजर्वेशन जो कि आज में सबसे बड़ा क्राइसिस आने वाला है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं है। ग्रास लैंड, ये भी यहां पर जिसकी वजह से यहां पर आज के में सोइल बंजर होती जा रही है और कई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैराइन लाइफ और कोस्टल एरिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के में निकल कर आ रही है। वेटलैंड जो है वो सारे सूखते जा रहे हैं, फिर उनको भर दिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम। माउंटेन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और जो डेजर्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कहीं हाईवे बनाना है, कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दिया जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लोगों को तैयार करनी है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही जगह आप लोगों को सारे क्लियरेंस दे दिए जाएंगे। इन्वायरमेंट का जो असेसमेंट किया जाता है उस पर कोई फोकस ही नहीं दे रहा है। यानी कि कैसे इन्वायरमेंट यहां पर लेकर आप लोगों को चलना है उसके ऊपर भी फोकस देना है। क्या इन्वायरमेंट यहां पर डिग्रेड हो रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर बात करें फॉरेस्ट राइट 2006 के हिसाब से एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और जो यहां पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 होता है, जिसको आप लोग पीसा भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। यहां पर बात क्या होती है, राइट दिए जाते हैं लोकल एरिया में पंचायत को कि उनसे पूछा जाए अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहा है वहां से आप लोगों को क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उनको भी बाईपास किया जा रहा है यहां पर। तो ये कंडीशन निकल कर आ रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पॉलिसी सेफगार्ड है उन सबको बाईपास करके आप लोग इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आपकी इस पॉलिसी पर कि आप लोग सबको इंक्लूड करके यहां पर चल रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को क्या ये सही है, यहाँ पर क्या ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है चीजें, जो आप लोगों ने लिखा है उसी तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे गैप आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर।
और बल्कि राइटर तो यहां तक बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और ज्यादा अनइक्वल होएगी, अनजस्टिस ज्यादा देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा सोसाइटी में, इस तरीके का फ्यूचर हम लोग को मिलने वाला है। तो क्या ऐसा फ्यूचर आप लोग चाहते हैं? तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनको आप लोग लेकर चल सकते हैं। फूड, वाटर, एनर्जी और हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इनको अगर आप लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उन पे आप लोग को प्रॉपर वे में फोकस देकर चलना पड़ेगा, वरना कंडीशन खतरनाक होगी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर आप लोग ऐसे ही इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम बातें यहां पर बोली गई हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर राफेल मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। देखिए राफेल मुद्दे की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है पहले यहाँ पर जो डील थी वो कांग्रेस के टाइम पर थी। तो पहले ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे यहाँ पर फ्रैंको अलोंदो यहाँ पर, तो उस टाइम पर कांग्रेस की डील थी। और अब यहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट आ गए यहाँ पर, इसके साथ में यहाँ पर बीजेपी की डील है। पहले एक बिचौलिया हुआ कर, पहले यहाँ पर जो बात की जाती थी, पहले ऐसे था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अगर व्यापार किया जाता था यहाँ पर, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ करता था। हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। जैसे ही कंपनी बीच में से गई, वैसे ही क्या हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर, वो रूल करने लगी, यानी कि बिचौलिया को यहाँ से हटा दिया गया। इसी तरीके से अब गवर्नमेंट के साथ में बात की गई थी यहाँ पर राफेल मुद्दे को लेकर। पर लेकिन जो राफेल मुद्दे के बारे में यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है, कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पर बोला गया था 126 राफेल खरीदने हैं, और उस टाइम पर जो पैसे थे वो कुछ और थे, और आज के डेट में जो पैसे बढ़ चुके हैं यहाँ पर 126 बोले गए थे, आगे यहाँ पर रेट बढ़ गया। पर आज की डेट में जो रेट निकल कर आ रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। यानी कि एक तो आप लोग 36 खरीद रहे हैं 126 के कंपेयर में, और पैसा भी आप लोग इतना ज्यादा पे कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है यहाँ पर 41% यहाँ पर जेट आप लोग पे कर रहे हैं अब ज्यादा। तो समझ सकते हैं आप लोग आखिर ऐसा क्या यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि लगभग 50% कॉस्ट बढ़ गई हर एक एयरक्राफ्ट की। तो ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर कंडीशन निकल कर आ रही है। तो इसी के बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यही यहाँ पर बातें की जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा चल के आ रहा है, और कंप्लीट मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो भी बनाई थी एनालिसिस करके कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और किस तरीके से इसको मुद्दे को यहाँ पर उठाया जा रहा है, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा भी इसको बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली हमारी सिक्योरिटी का इश्यू होना चाहिए, पर लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा आज के डेट में बन चुका है, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन है। खासकर अगर हम लोग अपने डिफेंस के बारे में बात करते हैं, तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे विवादों को कभी भी नहीं लाना चाहिए। बाकी काफी डिटेल में डिस्कस किया गया यहाँ पर, ये एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई थी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं जिस किसी ने नहीं देखी है अब तक। तो नेक्स्ट यहाँ पर डेटा पॉइंट है, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर मैं बताता हूँ एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में यहाँ पर किसानों का अगर कोई प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में बेचने की बात की जा रही है। अभी अगर लास्ट 6 महीने की आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचा गया है वो यहाँ पर उससे भी सस्ता बेचा गया है जो आप लोगों को 2017 में देखने को मिलता था। आखिर क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पर मार्केट में प्राइस कम मिल रहा है। बहुत बड़ा रीजन जो निकल कर आता है वो इन्फ्लेशन का निकल कर आता है, चाहे आप लोग WPI की बात कर लीजिए चाहे CPI की बात कर लीजिए। तो दोनों ही इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टारगेट जो रखे गए हैं उसके बीच में तो इन्फ्लेशन काफी लो साइड में चल रहा है। अगर लो साइड में इन्फ्लेशन रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसको आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर B हो गया। अब मान लीजिए A है ये फार्मर, ठीक है, तो जो यहाँ पर फार्मर है ये उगाता है कोई सामान। अगर मान लीजिए सामान है, इसका सामान अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस पर नहीं बेचा जाता है अगर मार्केट में, तो प्रॉब्लम निकल कर क्या आती है यहाँ पर, इसकी लागत भी यहाँ पर नहीं निकल पाती है। यानी कि प्रोड्यूस करने वाले को उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है, पर जनता खुश है क्योंकि सस्ते में उनको मिल रहा है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये खुश नहीं है। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि इसको भी प्रॉफिट रहे यहाँ पर जो यहाँ पर उगा रहा है, और जनता को भी ज्यादा ये ना लगे कि महंगा है। तो इस तरीके से बैलेंस लेकर चलना होता है, पर लेकिन वो बैलेंस यहाँ पर हो नहीं पाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो किसान है उनको यहाँ पर काफी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर जो किसान है वो सुसाइड कर रहे हैं, और कई बार यहाँ पर इंपोर्ट भी होने लगता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करने लगते हैं सामान, उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल जो प्रोडक्शन है उसका एक काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो उसको भी चेक एंड बैलेंस कर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक किताब के बारे में, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में है ये किताब का जो मेन नाम है इसका वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर है द लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, द लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ फायर भी इसको नॉर्मली बोला जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर लिखी गई है हैप्पी जैकब मून जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत बार इन्होंने दोनों तरीके से यहाँ पर ट्रेवल की है, एक दूसरे कंट्री में जाकर चीजों को समझा है इन्होंने, तब जाकर यहाँ पर ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं किस तरीके से, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोली जा रही है, अगर आप लोग बातें यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है राइट, जो यहां पर उसके खिलाफ एक RTI डाली गई है। यह बोला गया है कि यहां पर जो अभी जिनको अपॉइंट किया गया है, एक तरीके से देखा जाए जो अपॉइंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, तो उस पर्सनैलिटी को यानी कि सुरेश चंद्रा जी को जो यहां पर एज ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 1 जनवरी से यहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। कंडीशन खराब क्या है? कंडीशन खराब यह है कि आर्बिट्रेरी प्रोसीजर है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है, मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म डाले, ठीक है ना, वो फॉर्म तो आप लोगों ने डाला नहीं है एग्जाम में बैठने के लिए, पर
पता चला सिलेक्शन आप लोगों का हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर देखने को मिला, जब यहाँ पर जो फॉर्म आए थे यहाँ पर जिनका सिलेक्शन के लिए, जितने भी यहाँ पर पर्सन थे उनमें इनका नाम नहीं था और बाद में इनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नॉर्मली बहुत कुछ आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है कंडीशन, ये आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसके बेस पर यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है। लगभग 2300 साल पुराना ये उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक कलाकृति यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली है। आर्टिफैक्ट्स इनको बोला जाता है, यानी कि ये बहुत पुराना है यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में कुछ और नई बातें पता चलेगी जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी। आगे बात करते हैं यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर, ये है यहाँ पर वार्था लेक, तो इसमें आग लग रही है। एक बेलांदूर लेक आप भी जानते हैं, उसके बारे में कई बार डिस्कस किया जा चुका है। तो ये इतना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, इतने ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर रहते हैं कि बार बार कई बार जरा सा कुछ होती है कंडीशन और लेक्स में आग लग जाती है, यानी कि पानी के अंदर आग लग जाती है। यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है, इतने हाई लेवल पर पोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है, जिसका यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, पर लेकिन इग्नोर कर दिया जाता है बार बार। देखिए कोल की अगर बात करें तो बहुत बड़ा रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में। अगर आप लोग देखेंगे इसको, हम बात करें अगर किसके बारे में, किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पर लेकिन ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये है ईस्ट जयंता हिल मेघालय के अंदर, कहीं ना कहीं जो लोग मर जाते हैं उनको भी दफनाने की बात की जा रही है, कोयले के अंदर उनको दफनाया भी जाता है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। बॉडी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो, तो ये काफी गलत बात है कहीं ना कहीं इस तरीके से जो एक्टिविटी की जा रही है। आगे जो बात की जा रही है, कुंभ के मेले में ये बोला जा रहा है लगभग 1.2 लाख करोड़ रिवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ पर फंड इकट्ठा होगा और शॉर्ट टर्म की जॉब भी बहुत सारी क्रिएट होने वाली है, जो कि कहां पर चल रहा है, ये आप लोगों को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पर एक डील दी गई थी कि जो भी यहाँ पर इमिग्रेंट है उनको वो टेम्परेरी तौर पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे अगर यहाँ पर दीवार बनाने की इजाजत दे दी जाती है। तो इनकी जो डील है इनकी डिसमिस कर दी गई है डेमोक्रेट्स के द्वारा, यानी कि एक टेम्परेरी का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। इंडिया को बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, सरपास कर देगी यूके को, तो ये बात बोली गई है। PwC एक एनजीओ है, इसके द्वारा यहाँ पर ये ग्लोबल कंसल्टेंसी यहाँ पर ये फिल्म है, इसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की गई है। आगे जो बात की जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट आप लोग देखते हैं। #10 ईयर चैलेंज चल रहा है यहाँ पर, यानी कि 10 साल पहले आप लोग कैसे थे और आज की डेट में आप लोग कैसे हैं। ये काफी लोग यहाँ पर इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और अपनी 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो यहाँ पर डाली जा रही है, और कई तो इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। फॉरेस्ट के एरिया की कई तस्वीरें यहाँ पर खींची जा रही है, उनको डाला जा रहा है 10 साल पहले कैसा यहाँ पर एक तरीके से ट्रीज हुआ करते थे और आज के डेट में वहां पर खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भी ऐसे चैलेंज की तरीके से देखा जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी 10 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर कैसी है, दोनों पिक्चर्स आप लोग डाल सकते हैं और डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को खुद ही कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। आगे बात की जाए डिजिब्यूटी के बारे में, तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन गल्फ ऑफ एदन, आप लोग देखते हैं ये हो गया रेड सी, डिजिब्यूटी फ्रैंक, और यहाँ पर जो डिजिब्यूटी इसकी कैपिटल भी आप लोगों को यही नजर आएगी, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए देखते हैं आज जब आप लोगों से क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आज जो आप लोगों ने सुना उसका टेस्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से अगर बात करें तो जो यहाँ पर अभी नीति आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत की गई उसमें कितने % लोग जो है आज के डेट में अनएम्प्लॉयड है, ये आप लोगों को बताना है। 15 से 59 की जो एज है, यानी कि 15 to 59 के बीच में। बाकी जो किताब मैंने बोला आप लोगों को, लाइन ऑन फायर, यहाँ पर सीज फायर वॉयलेशन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सक्लेशन, यहाँ पर डायनामिक्स, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि किसके द्वारा लिखी गई है। आगे बात की जा रही है कहाँ पर अभी पुराने यहाँ पर चीजें मिली हैं, कलाकृतियां मिली हैं, तो ये कौन से राज्य में है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लगभग 2300 साल पुरानी बोली जा रही है। फायर जो अभी देखने को मिली यहाँ पर जो वार्थर जो लेक है, इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन से राज्य में ये पड़ती है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। अगर बात करें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये कब आया था पिक्चर में, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप लोगों को ये बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है जिसके बेस पर यहाँ पर राइट टू वर्क की बात की जाती है, और कौन सा आर्टिकल बात करते हैं यहाँ पर गारंटी जो राइट की बात की जाती है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड द डिग्निटी की बात यहाँ पर करती है। ये फंडामेंटल वाले चैप्टर में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसके अलावा आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से यहाँ पर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, और टेलीग्राम वगैरह यहाँ पर आप लोगों को PDF भी मिल जाएंगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा फंडामेंटल राइट है आप लोगों के पास में। आज तो इसी के खिलाफ पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करनी है, जो यूज करता है उसको भी आप लोगों को यूज करने से रोकना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।